जी, स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कर दिया नमस्कार, गुड इवनिंग आप सबको। जैसे कि आपको पता है कि पूरे विश्व में और इंडिया में भी कोरोना की महामारी का समय हमारे सामने है। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो कोरोना कर्फ्यू को काफ़ी वक्त से लागू किया गया है, लगाया गया है, जिसको भी फिलहाल 26 मई तक एक्सटेंड भी किया गया है। पिछले 8-10 दिनों में अनफॉर्चुनेटली मैं भी इस दौरान कोविड पॉजिटिव हो गया, तो फिर मेरी थोड़ी सी जो मूवमेंट है लिमिटेड होगी, घर में रहना पड़ा। तो फील्ड में जाकर चीज़ें कुछ आंखों देखी करनी होती नहीं पता चल रही थी। पिछले कल और आज मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, कुछ लोगों से फीडबैक भी लिया, कुछ बातें भी की, घर में रहकर भी किया। उसके बेसिस पे मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ और कुछ क्लैरिफिकेशन भी देना चाहता हूँ इस प्रेस के माध्यम के जरिए से। सबसे पहले पिछले 6 से 8 दिन का मैं डेटा देख रहा था, तो कोटखाई ठेऊ क्षेत्र दोनों में हमारे 30 से 50 केसेस डेली कोविड पॉजिटिव टेस्ट के रूप में आ रहे हैं। और अगर हम इसकी पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो करीब 20 से 30% के बीच में, मतलब हर 10 में से 2 या 3 व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। इसको फर्दर हमने एनालाइज किया। अप्रैल महीने में जो कोविड केस आए वो कुल 300 थे। मई के महीने में अभी आधा ही महीना बीता है और 500 केसेस आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसको और हमने आगे एनालाइज किया तो इसमें ये भी निकल के आया कि 88%, 100 में से 88% केसेस जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं। तो हमने इसको थोड़ा सा डिग डाउन किया, जानने की कोशिश की कि किन कारणों की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए कुछ कुछ बातें आपसे हम साझा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये कि केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत ही एक घबराने की बात है। आप जैसे जानते हैं, न्यूज में आप देख भी रहे होंगे कि ये वाला जो वायरस का स्ट्रेन है काफी कंटेजियस है, मतलब कि इससे संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। फर्स्ट वेव में ऐसा होता था कि अगर परिवार में एक व्यक्ति पॉजिटिव आया है तो बाकी 3-4 व्यक्ति पॉजिटिव नहीं आते थे। आज की डेट में ऐसा है, घर में एक व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है तो बाकी भी पॉजिटिव आ रहे हैं, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो चाहे वो एसिम्टोमेटिक हो। ग्रामीण क्षेत्रों से मुझे काफी रिपोर्ट मिल रही है, प्रधानों के जरिए, एनजीओ के जरिए और भी बाकी मीडिया के जरिए। तो एक तो मैं खुद भी ऑब्जर्व किया कि ग्रामीण क्षेत्र में इसको काफी लाइटली लिया जा रहा है, बहुत ही इसमें मतलब ढील तरीके से लिया जा रहा है। लोग बाजार में जाते हैं या फिर अपने सड़क पे जाते हैं, गांव की सड़कों पे, तो मास्क नहीं पहनते हैं। वैसे ही कुछ बच्चे जो हैं युवा मंडल के हैं, उस तरीके से क्रिकेट भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो मेरे सामने ही आए थे, वो तो तुरंत भागे, जितने देर में मैं गाड़ी से उतरा, वो एनएच पे ही भाग रहे थे, उनका तो कुछ पता भी नहीं चला। उसी तरीके से हमारे अंदर एक भ्रम पैदा है कि अगर हम थोड़े बहुत बीमार होते हैं, हमें सर्दी जुकाम होता है, तो हम सोचते तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ हमारे कुछ लोकल ट्रेडिशन होते हैं जो कि करते हैं, जैसे नेशना, संभाल, बतरोला। किसी के घर में कोई बच्चा होता है तो हमें हमारे अंदर एक जज्बात होते हैं कि हम उनसे जाके मिलते हैं, देखते हैं। सिमिलरली किसी के घर में शादी होती है तो तब जाते हैं कि नई दुल्हन से, नई दूल्हे से उस तरीके से मिले और बातचीत करें। तो इसके साथ साथ हम चाय भी पी के आते हैं, उनके घर में खाना भी खा के आते हैं। सिमिलरली किसी के घर में अगर डेथ हो जाती है तो शोक समारोह में उस तरीके से हम एकत्रित होते हैं। और देखा गया कि इस पे लोगों ने अभी भी पाबंदी नहीं लगाई है। तो कल ही हमने एक ऑर्डर निकाला जिसमें जो इस तरह की मूवमेंट है उसको भी हमने कहीं ना कहीं रोकने के लिए किया गया है। तो जो कोरोना कर्फ्यू जो ये शब्द है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बाजारों पर रिस्ट्रिक्शन है, बाजारों में नहीं आना है। मैंने आपको बताया कि 88% केसेस ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे हैं। तो इस चीज को आप समझिए कि सिर्फ बाजारों में आने से कोरोना नहीं है, कोरोना हमारे घर घर में पहुंच गया है। हमको लगता है कि हमारे साथ वाले पड़ोसी घर में तो कोरोना नहीं है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि फेसबुक पे हम डेली जानकारी साझा करते हैं किस किस पंचायत में, किस किस गांव में केसेस हैं। उसके साथ आप में से कुछ लोग बोलते हैं सर हमें नाम बताइए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, नाम जानकर आप क्या करेंगे? जो टेस्ट होके पॉजिटिव आए हैं वो तो एक लेवल पर सीमित है, उसके अलावा इतने सारे लोग हैं जो कि एसिम्टोमेटिक है, जिनको कोई लक्षण नहीं आ रहे। वो शायद आप ही के साथ में बैठे हों, शायद आप ही के घर में हो या फिर आप ही के आस पड़ोस में हो। जब आप उनके घर में जाते हैं तो वो उस तरीके से संक्रमण हो सकता है। तो मेरी आप लोग सब लोगों से यही अपील है कि कोरोना कर्फ्यू का मतलब है सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एसेंशियल सर्विसेज के लिए आप बाहर जाइए, बेवजह ना जाइए। इसी के साथ साथ काफी सारे हमारे हिमाचली हैं जो कि बाहरी राज्यों से वापस आ रहे हैं। आपकी भी पंचायत में गौरतलब है आए होंगे। इनको 10 से 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड करने की क्या कहते हैं गाइडलाइंस है सरकार के द्वारा। तो उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे सुनने में आया है कि लोग वायलेट करते हैं, दूसरों के घरों में जाते हैं।
आप वहां से यहाँ पे मैक्सिमम लोग इसलिए आए ताकि हम कोरोना से बच पाए। तो आप बचें और दूसरों को भी बचाएं। तो इसलिए मेरी आपसे ये भी अनुरोध है कि इस तरीके से आप दूसरों के घरों में मत जाइए। अपने 7, 10, 14 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड है, लक्षण आते हैं तो टेस्ट करवाइए, उस चीज का वेट कीजिए। कल ही हमने एक चीज और इसमें की कि 1 पर्सन 1 व्हीकल, उसमें ऑर्डर में बहुत ही क्लियर तरीके से लिखा गया है कि अगर बाजार में किसी को कोई सामान लेना है, चाहे वो रूटीन का हो चाहे एसेंशियल का हो, तो उसमें जो व्यक्ति जिसको सामान लेना है वो खुद ही ड्राइव करके आए और फिर वापस जाए। क्योंकि हमने ये भी देखा है और हमें ये भी फीडबैक मिला है, बाजारों में जो 3 घंटे का समय है, उस दौरान सामान तो ले लेते हैं, उसके बाद भी बाजारों में बेवजह घूम रहे होते हैं काफी सारे लोग। और हाँ, इस दौरान इस गाइडलाइन के साथ कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया, सर अगर हमें गाड़ी चलानी नहीं आती है या फिर हमारे पास गाड़ी नहीं है, इस चीज से हम भी वाकिफ हैं। तो आप समझिए कि कोरोना की जो स्थिति है एक स्पेशल है, 100 साल में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है। तो अगर बाजार में सामान लेना है तो आप अपने ड्राइवर को भेज दीजिए खुद आने की जगह। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे हैं जिसमें लोगों के पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं है, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करते थे, इस टाइम पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, तो एक कम्युनिटी की तरह, एक भाई बंदी की तरह, एक इंसानियत के नाते पे एक दूसरे की मदद कीजिए ताकि हमारे लिए भी सामान लेके वो बाजार से आ जाए। इसके साथ साथ काफी सारे लोग ई पास पे भी अप्लाई कर रहे हैं कि सर हमें सोलन जाना है, डेथ हो गया, हमें चौपाल जाना है, हमें कुल्लू जाना है, मंडी जाना है। तो इस पे मैं आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बता देता हूँ, इंटरनल मूवमेंट हिमाचल प्रदेश के अंदर इसके लिए कोई पास की जरूरत नहीं है, बट आपने एसेंशियल और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ही जाना है। जो कोई भी व्यक्ति हिमाचल से बाहर से आता है या फिर कोई व्यक्ति को हिमाचल से बाहर जाना है और 72 घंटे के अंदर लौट के आना है, या फिर किसी को हिमाचल में एक कोने से दूसरे कोने में जाना है जिसमें इंटरस्टेट बैरियर है, यानी कि उसको पंजाब से होकर जाना पड़ रहा है या चंडीगढ़ से होकर जाना पड़ रहा है, उनको पास की आवश्यकता है क्योंकि उनसे बाहरी राज्य वाले पूछते हैं। इसके साथ साथ कल हमारे पेज पे हमने आपके साथ टेस्टिंग कैंप्स की डिटेल शेयर की थी। हमारी ठियोग में 59 पंचायतें हैं, कोटखाई में 26 पंचायतें हैं। इसमें अभी भी काफी सारी पंचायतें हैं जिसमें कोई टेस्टिंग नहीं हो रहे हैं। आज ही का आंकड़ा मैं बताऊं, टिक्कर पंचायत में मुझे ये फीडबैक मिला है, कोई भी व्यक्ति आगे बढ़कर नहीं आया है जिसने टेस्टिंग कराई है। ये मेरा मानना नहीं है कि यहाँ पे कोई केस नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं लोग घबरा भी रहे हैं टेस्टिंग कराने से। आज ही हमारे व्हाट्सएप पे बीएमओ से मेरी इंफॉर्मेशन साझा हुई है और उसमें ये भी निकल के आया है, कोरोना के लक्षण आते हैं, ढील बरतते हैं, 90 से नीचे ऑक्सीजन लेवल पहुंचता है, उसके बाद में भी ढील बरतते हैं और अगले दिन स्थिति काफी खराब हो जाती है व्यक्ति की और वो 60 के आसपास ऑक्सीजन सैचुरेशन पहुंचती है और फिर डेथ हो जाती है। जब तक वो हालत खराब होने पे वो आईजीएमसी जाते हैं। तो जो वर्तमान में जो स्ट्रेन है, जो कोरोना का जो वायरस का जो रूप है, वो काफी घातक है। इस मामले में कहीं ना कहीं आपको ये भी समझने की बहुत जरूरत है कि इसमें देरी का कोई स्कोप नहीं है। मेरे को मंडे को लक्षण आए थे दोपहर के आसपास और वेडनेसडे मॉर्निंग ही मैंने टेस्ट करवा लिया था और जैसे कोविड पॉजिटिव आया और उसी दौरान मैंने अपनी दवाइयां भी शुरू कर ली थी। तो अगर वक्त रहते रहते आप टेस्ट करवा लेंगे तो जाने बच पाएंगी। इस टाइम पे मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यही है, जो टेस्टिंग कैंप का जो शेड्यूल बनाया है, जो को आपको मीडिया के थ्रू भी मिल गया होगा, हमारे एसडीएम पेज के थ्रू भी मिल गया होगा, आप अपने प्रधान, पंचायत सेक्रेटरी, चिकित्सक अधिकारी, इन सबसे जान सकते हैं कि कहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, कैसे हो रही है। तो आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। जिनको भी लक्षण आते हैं, गले में खराश है, जुकाम है, इस तरीके से। इसके साथ साथ क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज में घर हैं उस तरीके से, तो मैं ये चाहता हूं कि आप ही हमारी आंख और कान बनिए। आपको हमारे ऑफिस के नंबर नेट पे अवेलेबल है, मेरा नंबर भी आपको कहीं से भी मिल सकता है। तो प्लीज कहीं भी अगर वायलेशन होता है उस तरीके से, आप उससे पहले ही बताइए। हम पुलिस एनएच पे तो नाके लगाती ही है, इसके बाद में अब हम रैंडम जगह पे भी, पंचायतों में या गांव में जाकर भी रैंडम नाके होंगे। आज बलक में लगा तो कल संधू में लग सकता है, फिर किसी और दिन आपका कहते हैं चैंसला में नाका लग सकता है। उस दौरान हमें फिर ये सुनने को नहीं आना चाहिए कि वायलेशंस हो रहे हैं, क्योंकि आपको पहले ही बताया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि ये एक महामारी है जिसमें हम सबको आपकी जरूरत है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ही में से कुछ लोगों को हम अपील करें कि आप आकर हमारे साथ जुड़िए ताकि इस चीज को रोकने में कंट्रोल कर पाए। जैसे कि हमारे एनसीसी के वॉलंटियर्स होते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत गंभीर और डिफिकल्ट वक्त चल रहा है। 10 दिन मैं भी घर में रहा था, बहुत मुश्किल होता है, पर यही तो चैलेंज है, यही तो टाइम है जिसमें आप दिखा सकते हैं कि हम कैसे घर में रह सकते हैं। अगर आज हम 10 दिन घर में रह लेंगे, केसेस में गिरावट आती है, तो कोरोना कर्फ्यू उतनी ही जल्दी निकलेगा, उतनी जल्दी हटेगा। अगर आज ही हम ढील बरतेंगे और इसमें इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ये जो कोरोना कर्फ्यू है आगे बढ़ता रहेगा।
पिछले 8-10 दिन के आंकड़ों से देखकर लग नहीं रहा है कि स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार है। कहीं ना कहीं 25% के आसपास अभी भी पॉजिटिविटी का दर है। 20 तारीख से यानी कि कल से कुछ हमारे पास शादियां, एंगेजमेंट के कार्यक्रम की भी रिक्वेस्ट आई है, हमने परमिशन भी दी है। वहां पे भी दोबारा 20 के आसपास लोग गांव में जाकर हिस्सा लेंगे। तो इसमें भी कोरोना फैलने का डर है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि पूरी एहतियात बरतें और बेवजह एक दूसरे के घर पर ना जाएं। हाँ, FIR फाइन तो हम अब से और काफी वक्त से लगा ही रहे थे। इसके साथ साथ जो हमको वायलेटर्स मिलेंगे, जो काफी गंभीर रूप से वायलेशंस करेंगे, उन्हीं की हम ड्यूटी लगाएंगे कोरोना की पालना के लिए। उन्हीं लोगों को बाजार में बुलाकर उनकी 3 घंटे की ड्यूटी लगाएंगे कि इनके सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करो, तब शायद उनको समझ आए इस तरीके से। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब पे मार पड़ी है कोरोना की, तो कहीं ना कहीं हम सबको मिलना चाहिए। कोई भी हम में से नहीं चाहता रेस्ट्रिक्शंस हो, कोई भी नहीं चाहता डेथ्स हुए, कोई भी नहीं चाहता कुछ और तरीके से स्थिति बिगड़े। हम सब चाहते हैं कि एक नॉर्मेलिटी है, एक नॉर्मल वक्त है, बट परहेज कोई नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं गांव में जा जाकर, घरों में जा जाकर हम मिल रहे हैं। हमें लगता है कि इस वाले घर में तो कोई कोरोना नहीं, कुछ नहीं, हमें नॉर्मल सर्दी जुकाम हुआ है। किसी से गांव की सड़क पर जा रहे होते हैं, मास्क नहीं पहना होता है, एकदम से हमें कोई मिले, हम उनसे बातचीत करें, उतने में भी कोरोना हो सकता है। हिमाचल में इस टाइम पे सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट है, सबसे ज्यादा डेथ रेट है, जो कि पहले नहीं था। कोरोना के मामलों में गिरावट जरूर आई है, बट फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, जो मृत्यु की दर है वो काफी ज्यादा है। तो इसका क्लियर कट कारण यही निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं टेस्टिंग में देरी हो रही है, उसके बाद में दवाइयां लेने में देरी हो रही है, और जब वो IGMC या फिर हालत काफी गंभीर हो जाती है, उस दौरान आप बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, और जब डॉक्टरों के पास भी ज्यादा विकल्प नहीं रहते हैं दवाइयां और इलाज करने के दौरान। सौ साल में पहली बार ऐसा हुआ है। पहले स्पेनिश फ्लू आया था, बट उस टाइम हमारी आबादी इतनी ज्यादा नहीं थी। आज हम इतनी ज्यादा आबादी है। तो मेरी आप सबसे यही अपील है, आप सब लोग को जानते हैं, इसमें हमको कोरोना से जूझते हुए करीब 1.5 साल होने को आ गया है। आपको पता है कि क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या है, तो इसमें प्लीज ढील मत बरतिए। मेरी आप सबसे यही अनुरोध है। और केस की गिरावट में हम तभी कर पाएंगे अगर हम कोरोना कर्फ्यू का ढंग से पालन करेंगे। मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई वैक्सीनेशन को लेकर क्या प्रावधान है? कितना आंकड़ा जो है वैक्सीनेशन का हो चुका है 45 साल से अधिक भी और 18 से 45 के बीच में? हमारे जो ठेयोग सब डिवीजन में कोटखाई और ठेयोग एरिया में करीब 45,000 के आसपास जो लोग हैं वैक्सीनेट, 45,000 डोजेस लग चुके हैं, जो कि 45 से लेके हमारे 60 साल की उम्र में है। जो 18 से 45 का आंकड़ा है वो तो अभी बहुत कम है, क्योंकि अभी उनको 2 दिन के लिए ही किया, और अभी हमारा लास्ट टाइम फर्स्ट ही सेशन हुआ था। ये 100 आंकड़ा जब हो जाता है कंप्यूटर में, उसके बाद वो साइट बंद हो जाती है, ये बड़ी समस्या है लोगों के लिए। 18 से 45 का जो भी आंकड़ा होता है, क्या जानकारी है आपको? नहीं, इस बारे में मुझे नहीं पता, इसको चेक कर लेते क्या है जो। सर, अगर इन केस इमरजेंसी में किसी को अपने प्राइवेट व्हीकल से जाना पड़े तो कितने लोग जो है जा सकते हैं? देखो, 50% रिस्ट्रिक्शंस लगाई है गई है मूवमेंट को लेकर। और अगर किसी के परिवार में इमरजेंसी आती है तो जनरली गाड़ी में 3 जने अगर जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम इमरजेंसीज को डील किया जा सकता है। काफी सारे लोगों को IGMC जाना था, एक ड्राइवर हो गया, एक पेशेंट हो गया, साथ में अटेंडेंट हो गया, तो आई थिंक 3 में बात बन जानी चाहिए। आपात हालात है, आप कह रहे हैं कि कोरोना के मरीजों का जो आंकड़ा वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन सिविल अस्पताल को कोविड सेंटर बनाने में सरकार और प्रशासन को इतनी देरी क्यों हो रही? उसमें एक हमारा कुछ टेक्निकल रीजन है, जो कि एक सीवरेज का इश्यू, उसको हम फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सारे अरेंजमेंट्स हमारे हो गए हैं, तो वो भी जल्दी हो जाना चाहिए। आपात स्थिति है, आप स्वयं कह रहे हैं, और सब्जी के दामों को लेकर प्रशासन क्या चेक कर रहा है कि धरातल पर इसमें कोई बढ़ोतरी तो नहीं ले रहे हैं दुकानदार? आज मैं खुद कोटखाई में गया था, वहां पे बाजार में मैंने चेक किया तो ज्यादातर सब्जियों के दाम ठीक हैं, बट लेकिन मुझे कुछ कंप्लेन आई थी, जैसे मशरूम को लेकर खासकर कंप्लेन आई थी कि 200 रुपए किलो के आसपास बेचें, जबकि वो सोलन से या फिर बाकी जगह से 50 रुपए के आसपास उठा रहे हैं। तो हमारे जो फूड इंस्पेक्टर हैं दोनों जगह पे, उन सबको मैंने इस चीज के लिए डायरेक्शंस दे रखी हैं कि वो रैंडम चेक्स करें। और क्योंकि अब मैं भी वापस फील्ड में आ गया हूँ, तो हम भी रैंडम चेक्स को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सप्ताह में 2 दिन हार्डवेयर की दुकानें खुल रही है 3 घंटे के लिए, लेकिन 3 घंटे में सामान लेना संभव नहीं है। इसको लेकर प्रशासन किस तरह के कदम उठा रहा है? पहली बात की, ये जो सरकार की गाइडलाइन थी कि हार्डवेयर को खोलना, उसके पीछे मुख्य कारण ये था कि उससे जो संबंधित लेबर है वो भूखी ना मरे और उनको काम मिले और दिहाड़ी कर पाए। जब पहली बार जब ये हार्डवेयर की दुकान खुली है तो लाजमी है, क्योंकि फर्स्ट डे खुली है तो 3 घंटे के दौरान काफी रश हमने देखा, विटनेस किया। तो हमारा अनुमान ये कहता है कि आने वाले दिनों में ये रश कम होना चाहिए। इसके साथ साथ हमने हार्डवेयर
कि जो शॉपकीपर्स हैं और व्यापार मंडल को, इनको हमने ये बोल दिया है कि आप, हमारे तहसीलदारों को भी बोल दिया है कि आप जो ऑर्डर हैं पहले ले लीजिए लोगों का। बेशक आप पब्लिक डीलिंग जो है इन 3 घंटों में सीमित कीजिए, उसके अंदर शटर बंद कीजिए, दुकान बंद कीजिए, और जो डिलीवरी का काम है वो आप उसके बाद कीजिए। जब आप दोनों चीजें इकट्ठे करते हैं तो कहीं ना कहीं ये विलम्ब और डिले आता है। कोरोना के मरीजों को डॉक्टरों द्वारा ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर की सलाह दी जाती है कि आप खरीदिए। इसके जो दाम है वो कहीं ना कहीं पिछले दिनों में कई गुना बढ़ गए हैं। इस तरह का कोई प्रशासन के संज्ञान में मामला? जी, मैं इसके बारे में आपसे अलग से अपडेट देना चाहता था। कहीं ना कहीं ऑक्सीमीटर को लेकर स्कैरसिटी भी है बाजार में और दाम भी बढ़े हुए हैं। तो हमने एक ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर का एक बैंक बनाने की बात की है, जिसमें 2 हिस्से हैं। एक तो हम खुद होलसेलर से कुछ ऑक्सीमीटर लेने वाले हैं, जिसको ऑक्सीमीटर बाजार से नहीं मिल पाता है, तो वो हमसे अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ देके, एक सिक्योरिटी मनी देकर हमारे से ले सकता है। साथ में मेरा लोगों से ये भी अनुरोध है, जिन घरों में ऑक्सीमीटर पड़ा हुआ है और जो लोग स्वस्थ हो गए हैं, तो वो वापस हमारे को दे दें। बेशक वो उनका खुद का है, इस तरीके से अपनी जन भागीदारी दिखाएं, ताकि हमारा एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी कि हाँ, इन्होंने इस एड्रेस के, इन फोन नंबर वालों ने हमको अपना एक ऑक्सीमीटर दिया है, जो कि हम आगे दे पाए, और जब वो स्वस्थ हो जाते हैं, जिस भी पेशेंट को दिए, उनसे हम वापस ले लेंगे। तो ये मैकेनिज्म जो है जल्द ही आपको इसमें डिटेल शेयर करेंगे कि पल्स ऑक्सीमीटर बैंक के बारे में। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की जो दुकानें हैं जिसमें राशन मिलता है, वहाँ अभी भी फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से ही राशन दिया जा रहा है। तो वो एक कोरोना फैलने का बहुत बड़ा एक साधन भी बन सकता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हिमाचल सरकार ने जो आपका बायोमेट्रिक है, फिंगर बेस्ड क्या कहते हैं, डिलीवरी ऑफ राशन है देने की है, वो तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। इसके बावजूद भी कुछ केसेस हमको रिपोर्ट हुए हैं। आज ही मेरे पास आया था, चिरोग से आया था इस तरीके से, तो हमने फूड इंस्पेक्टर को तुरंत फोन किया। तो कहीं ना कहीं कंप्लायंस में डिले था। उसके अलावा कई लोगों को ऑफलाइन ओटीपी नहीं आ पा रहा था, तो फिर कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से कुछ एक बेनिफिशियरीज को इनको इस तरीके से करना पड़ा। बट वी हैव ऑलरेडी टेकन द मैटर। तो इसमें मुझे लगता है बंद हो जाना चाहिए। जिस तरह से जो है लोग परचेजिंग के लिए दुकानों के अंदर जा रहे हैं, तो उसके लिए किस तरह की गाइडलाइंस बनाएंगे? जैसे आपने देखा होगा हमारे कल के ऑर्डर्स, जैसे 1-1.5 साल पहले जब कोरोना नया आया था, तो हर दुकान के बाहर गोले लगाए गए थे। तो हमने कल के ऑर्डर में इस चीज को दोबारा एनफोर्स करने की बात की है। और आज मैं छैला बाजार, गुम्मा बाजार, कोटखाई बाजार साइड गया था, तो मैंने इसकी काफी ज्यादा कंप्लायंस भी पाई है। लोग बढ़ चढ़कर इसमें हमारा सहयोग दे रहे हैं। बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा हो रही है। लोगों की डिमांड है कि स्टेशनरी की दुकानें खोलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सा सामान जो है बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। ये डिसीजन सरकार को लेना है। हम आपके जरिए से ये बात उन तक पहुंचा देंगे। जिला भर में पत्रकारों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन जो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अभी तक इस वैक्सीन को लेकर शुरुआत नहीं की गई है, ऐसा क्यों? गवर्नर ने हिमाचल प्रदेश में नोटिफाई किया था, जो आपके क्या कहते हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उसमें एडिशन के लिए। तो हम इसको प्रायोरिटी पे देख लेते हैं, क्योंकि आपने बीइंग अ प्रेस वर्कर आपने फर्स्ट टाइम ऐसे लेके आए हमारे सामने कि ऐसे नहीं लगे, तो वी विल ट्राई टू डू इट ऑन प्रायोरिटी। जी, हमारे बीच में एसडीएम सौरभ थे, जिन्होंने अपनी बात को रखा। क्षेत्र के लोग कोरोना के नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, इन सभी बातों को लेकर एसडीएम